बहुत अच्छी सी कालीन जो है वो मुझे भी दी जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज का दिन तो निकल गया। पत्नी चाहे खासदार की हो या कामगार की हो, उसको कैसे खुश रखना अगर समझ में आ गया तो जिंदगी निकल जाती है। लेट क्यों आए पूछने से पहले ही उसके हाथ में ये तोहफा दे दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूंगा, मेरा ये महाराष्ट्र राज्य 20 तांत्रिक कामगार संगठन या पद संस्था के साथ मैं समझता हूं कि आप 32 साल के हैं, लेकिन मेरा आपके साथ संबंध 30 साल का है। मैं 1991 में लोकमत में एज अ रिपोर्टर बोलकर ज्वाइन किया था। इन 30 सालों के अंदर मैंने दुनिया बदलते देखा है, लेकिन 30 साल पहले जहीर भाई जैसे थे और वो कैसे है मुझे समझ में नहीं आया। 5 साल के अंदर हमारा क्या हशर होता है ये नितिन पटेल साहब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और आपके अंदर ये ऊर्जा कहां से आती है। और ये कला मेरे हिसाब से ये इस पद संस्था के अंदर ही है कि एक पत्र के नाम के ऊपर इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आप जमा कर लेते हैं, और उनमें ऐसे भी दिग्गज है जो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास से पैसा लो करके। और एक हम है कि 2 साल से हमारी निधि ही बंद कर दी गई, इसलिए ज़हीरुद्दीन साहब ने अपने भाषण के शुरुआत के अंदर ये कह दिया कि हम खासदार साहब को कोई अपनी मांगनी का निवेदन देने नहीं वाले, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि मैं खुद मांगता फिर रहा हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारी निधि शुरू करिए, खासदार निधि। एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आप पद संस्था कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य 20 तांत्रिक कामगार सहकारी पद संस्था। मैं चाहूंगा ज़हीर भाई कि इसका नाम महाराष्ट्र राज्य 20 तांत्रिक कामगार परिवार रखें, क्योंकि कुछ परिवार का सदस्य ही अपने अपने सदस्यों के बारे में इतनी चिंता करता होगा कि कोई अगर मर गया, किसी की जान चले गई, तो उसके परिवार वालों की भी थोड़ी मदद होनी चाहिए। जिनके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जब अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी मदद करना। अगर किसी परिवार के अंदर कोई बच्ची पैदा हो रही है तो उसकी भी मदद करना। अगर किसी सदस्य के परिवार के अंदर शादी है तो उसकी भी मदद करना। ये शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई पद संस्था नहीं होगा जो आपका पद संस्था ये काम करे। और एक परिवार की तरह आप लोगों ने इसको संभाल कर रखा है। इतने सालों तक आप इसे कामयाबी के साथ चला रहे हैं, तो मुबारकबाद। हकदार ये पूरी पद संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग आप लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मैं एक बात जो सच्ची है, थोड़ी कड़वी है, वो बताना जरूरी समझता हूं कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब हम जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उनका हम प्राइवेटाइज करेंगे। और ये एक केंद्र सरकार की भी ये पॉलिसी है कि जितने भी सरकारी जो दफ्तर है उसको प्राइवेट हाथों के अंदर देने का पूरी तरह से ये फैसला कर लिया गया है। और ये दुर्भाग्यवश कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वरना क्या वजह है कि इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में रहती है, स्पाइस जेट प्रॉफिट में रहती है, किंगफिशर प्राइवेट में प्रॉफिट में रहती है, सिर्फ एयर इंडिया घाटे में रहती है। कहे कि एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज कर दो। जियो प्रॉफिट में रहता है, वोडाफोन प्रॉफिट के अंदर रहता है, एयरटेल प्रॉफिट के अंदर रहता है, सिर्फ बीएसएनएल घाटे के अंदर रहता है, उसको प्राइवेटाइज कर दो। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बल्कि हमारे औरंगाबाद शहर ने तो हद ही पार कर दी थी। हमारे पास का पानी भी प्राइवेटाइज करने के लिए चले थे। ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में तो पानी का पूरा ठेका दे दिया जाएगा कि देश का एकमात्र एक ऐसा शहर होने वाला था
कि जहां पर हम पूरे पानी का ठेका ही एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने वाले थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग मुंबई के अंदर लगाई गई थी और ये बताया गया था कि साहब इसका विरोध जो है औरंगाबाद के आमदार बहुत जोरों से कर रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर मुझे मंत्रालय के अंदर बुलाया गया था नितिन भाई। तो वो प्राइवेट कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उसमें ज्यादातर अधिकारी जो थे वो आईएएस ऑफिसर्स थे या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके उस कंपनी को ज्वाइन किया था। उनके साथ मीटिंग चल रही थी और उन्होंने पूरा मुझे बताया कि साहब औरंगाबाद को क्यों ये प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। मैंने पूरा सुना और मैंने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि साहब ये आखिर में पानी खुद का तैयार करने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, अपना खुद का पानी तैयार करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और हमको देने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो नहीं कहा जयकवाड़ी से लेके आने वाले। तो मैं बोला सर अगर जयकवाड़ी से ही लाने वाले तो ये प्राइवेट के लोगों के हाथ में क्यों दी जा रही है? ये हम क्यों नहीं चला रहे? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी विधानसभा के सामने आंदोलन करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट आंदोलन करता है ये मांगने के लिए कि साहब हमको फुकट की पगार दी जा रही है, हमारे पास कोई काम नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जो पानी के अंदर काम करने वाला, वो कह रहा है कि मुझे पैसा फुकट का दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने आंदोलन किया विधानसभा के सामने जब मैं आमदार था, तो हमने कहा कि साहब ये एमजेपी से क्यों नहीं करवाते थे? मैंने 7 साल पहले ये घोषणा की थी कि शहर के अंदर मैं पानी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा और मैंने वो नहीं होने दिया। आखिर 7 साल लग गए लड़ते झगड़ते, ये काम आज हम एमजेपी के जरिए करवा रहे। अगर 7 साल पहले ये सुन लिया होता, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं देखी जाती, तो आज हमारी माताओं बहनों को जो पानी के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती तो वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत मुझे खराब लगता है। राजनीति सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति इलेक्शन के वक्त जिसको जहां जाना है जाना चाहिए, लेकिन जब विकास के मुद्दे की बात आती है, अगर मेरे जिले से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो 150 एकड़ के ऊपर आने वाली थी, अगर वो यहां से उठाकर अगर कोई पूना लेकर चले जाता है, तो मैं ये उम्मीद करता था कि पूरे औरंगाबाद की जनता पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी और लड़ेगी। हमको कुछ मामलों के अंदर पश्चिम महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। जब विकास के मुद्दे की बात आती है तो सभी राजनीतिक पक्ष भूल जाते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है। सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। लेकिन हमारी जब बात आती है मराठवाड़ा की, तो हम राजनीतिक पार्टियों के अंदर बढ़ जाते हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ भी बातें करना शुरू कर देते हैं। 150 एकड़ के ऊपर अगर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर आएगी तो आज मराठवाड़ा को इसकी जरूरत है, वो हमारे पास होनी चाहिए। मुझे डर है और मेरा डर कहीं यह हकीकत ना बन जाए कि आज सरकार की जो कोशिश है या आपके भी इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की, अगर ये प्राइवेटाइज अगर हो जाएगा तो आज जो किसानों के लिए, मैं खुद मानता हूं, महेश जी मैं खुद ये मानता हूं कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन इस रिकवरी की अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है जो आज आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि रिकवरी करो। आज किसान अगर बिल नहीं भर रहा है, व्यापारी अगर बिल नहीं भर रहा है, तो उसको मालूम है कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी खड़े रहेगी और ये मांग करेगी कि हम इनका बिल माफ कर रहे हैं। तो इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल कोई खड़े रहेगा और ये मांगनी करेगा। और ये हमारे पास की ये सियासत, हमारी राजनीति इसी के ऊपर रही है कि एक पार्टी ने 35,000 करोड़ रुपए की माफी कर दी, तो दूसरा जब आता है तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुमको भी चुनाव में आना है, माफी कर दो, तो वो भी कर देता है। तो हमारे ये एक सिस्टम के अंदर जो खराबी थी, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास कोई बिल भरने के लिए तैयार है। आज सिर्फ लाइट की बिल की क्यों बात कर रहे हैं? औरंगाबाद के अंदर महज 40% लोग हैं जो ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। उनको अच्छा रोड भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, उनको ड्रेनेज की सुविधा भी चाहिए। ये 60% कौन लोग हैं? ये 60% वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट इसलिए नहीं हुआ कि जब महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वहां असेसमेंट करने के लिए गए
तो किसी आमदार ने फोन कर दिया, किसी खासदार ने फोन कर दिया, किसी महापौर ने फोन कर दिया। सवाल ये होता है कि इन 60% की वजह से ये 40% जो ईमानदारी से भर रहे हैं उनको क्यों तकलीफें सहनी पड़ रही है? ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर गलती है। अब हम इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और मैं तो ज़हीर साहब ये साफ कहूंगा, महेश जी हम ये साफ कहेंगे, मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। जहां पर भी बिजली चोरी हो रही है पूरी सख्त कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिएगा, क्योंकि चोरी का कोई समर्थन हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं चीफ इंजीनियर साहब से कहूंगा कि 2 साल सबको पता है कि कारोबार बंद थे, हर कोई परेशान है। अब मैं खुद मेरे जिले का दौरा करके आया हूं। अतिवृष्टि की वजह से जो किसानों का इतना नुकसान हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां पर कभी खेत हुआ करता था, यहां पर कभी कोई फसल लगी हुई थी। इतना नुकसान हुआ है। हम जोर जबरदस्ती करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव स्कीम एक इंट्रोड्यूस करिएगा, कुछ सहूलतें उन्हें दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत रिकवर करिए, क्योंकि आपको भी अपना डिपार्टमेंट चलाना है, हमको भी पता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी कुछ सहूलतें दीजिएगा ताकि वो भी ईमानदारी के साथ भर सके। और हम इसके लिए आपको जितना भी हमारा सहयोग लगेगा हम वो देते रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि सरकार अब MSEDCL को भी प्राइवेटाइज करने के लिए जाएगी और उस वक्त आपकी नौकरी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आती है तो वो सिर्फ छटनी करने के लिए आती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। आप लोग ईमानदारी के साथ काम करिए, रिकवरी अच्छी करिए, और जब ये प्राइवेटाइजेशन की बात आएगी तब आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर मैं खड़े रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ज़हीर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर गिफ्ट ही देना है तो ऐसे प्रोग्राम हर महीने में एक बार करिए और मुझे जरूर बुलाइए।